ठीक है, अब सुनो जरा, देखो अपन पढ़ते हैं चरक सूत्र 1 में तंत्र का प्रयोजन, और वो होता है धातु साम्य। फिर चरक सूत्र 30 में अपन पढ़ते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। और वही स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन। अब ध्यान से सोचें तो एक प्रयोजन में दो बात है, एक स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा आतुरस्य विकार प्रशमन। ऐसा ही तो पढ़ते हैं। स्वास्थ्य की रक्षा करने के अर्थ में आप ये मान सकते हो कि रसायन और वाजीकरण ये दोनों हितकर है। रसायन क्या है? एजिंग की प्रोसेस को स्लो करने वाले जितने भी आयुर्वेदिक एजेंट है वो सब क्या है? रसायन है। और वाजीकारक द्रव्य वो होते हैं जो अपत्य क्षमता को बढ़ाते हैं, मतलब जो जनसंख्या बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, अब रसायन और वाजीकरण, इनसे तो पहला उद्देश्य पूरा होता है, और आतुरस्य विकार प्रशमन के लिए आगे का पूरा मैटर है। मतलब कि ज्वर चिकित्सा तीसरा चैप्टर है, पहला रसायन है, दूसरा वाजीकरण, और ज्वर वाला तीसरा है। वहां से लेके 30वें तक अपन पढ़ते हैं। 30वां योनि व्यापक चिकित्सा है। फिर कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, ये इसमें 12-12 अध्याय वाले दो और स्थान है। कल्प स्थान में जो चरक सूत्र 4 में अपन ने 600 विरेचक योग पढ़े थे, उन 600 विरेचक योग की डिटेल है। और सिद्धि स्थान में पूरा पंचकर्म है। इसका पूर्व कर्म जो है स्नेह स्वेदन और चरक सूत्र में पढ़ लिया था। ठीक, तो कुल मिला के जो अपन किताब पढ़ने जा रहे हैं उसकी बेसिक फ्रेम ये है कि फर्स्ट चैप्टर रसायन, सेकंड वाजीकरण, फिर उसके बाद में ज्वर से लेके 30 यानी यहाँ पर चरक चिकित्सा खत्म होती है 30 चैप्टर में, और कल्प स्थान में 12 में 600 विरेचक योग है, और 12 अध्याय में आगे पूरी पंचकर्म की डिटेल। दूसरी काम की बात सुनो, रसायन और वाजीकरण जो दो चैप्टर है फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें से रसायन सात्विक होता है जबकि वाजीकरण राजसिक होता है। चूंकि रसायन सात्विक है इसलिए पहले वर्णन किसका? रसायन का, और वाजीकरण राजसिक इसलिए इसका वर्णन बाद में। तीसरी बात, चरक संहिता के चैप्टर्स के अंदर सब चैप्टर्स नहीं होते, लेकिन रसायन और वाजीकरण के जो चैप्टर है उनके अंदर 4 सब चैप्टर्स है। तो रसायन के कितने पाद बताए गए हैं? 4 पाद में वर्णित है रसायन, और वाजीकरण भी 4 पाद में वर्णित है। अब रसायन और वाजीकरण के जो चतुर्विध पाद है उनके नाम है, मतलब सब चैप्टर्स जो है उनके नाम। पहले मैं यहाँ रसायन के जो है सब चैप्टर्स उनके नाम लिख रहा हूं। 4 है तो 1 2 3 4, और इधर वाजीकरण के लिख रहा हूं 1 2 3 और 4। पहला रसायन चैप्टर फर्स्ट, वाजीकरण दूसरा। अब इनके सब चैप्टर्स की बात करें, रसायन का पहला पाद जो है वो अभ्यामलक है, दूसरा प्राण काम है, तीसरा कर प्रचीति है, और चौथा आयुर्वेद समुत्थानी है। सुनना, अब वाजीकरण के भी यही लिख रहा हूं। पहला संयोग सरमूली, दूसरा
आसिक्त शीरक। तीसरा मांस पर्णवृत्त, उड़द वाला मांस है। और चौथा पुमान जात बलादिक। अब सुनो, इसको याद करने के लिए अपनी छोटी सी ट्रिक याद करेंगे इसके साथ में। जैसे ये जो है इसमें ए पी के ई ये आपका हो गया, फिर इधर एस ए एम और ये पी यू। अब ध्यान से देखो ट्रिक क्या बन गई। आपका शैम्पू, तो आपका से तो 4 हो गए रसायन के और शैम्पू से 4 हो गए वाजीकरण के। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर अपन लिखेंगे इनके साथ में, वो ये है कि इनके अंदर योगों की संख्या दी हुई है। जैसे प्रथम पाद में रसायन के योग, फिर द्वितीय तृतीय चतुर्थ, फिर वाजीकरण में भी योगों की संख्या। तो जो पहला पाद है रसायन का उसके अंदर 6 योग दिए हुए रसायन के, दूसरे में 37, तीसरे में 16 और चौथे में 4। इधर अगर अपन चले तो सिंपली याद करते हैं, फैंसी नंबर है थोड़ा सा, 15 8 15 12, 15 8 15 12, इस तरह से अपन देख सकते हैं। ये लिखो फिर आगे पढ़ते हैं। फिर लिखो, नोट डाल के लिख देना कहीं। सुश्रुत के अनुसार रसायन का प्रयोग किस में करवाते हैं? श्लोक लिख देना पहले, पूर्वे वैसी मध्यम व। पूर्वे वैसी मध्यम व मतलब युवा अवस्था या फिर मध्यम आयु। और कितना लॉजिकल है देखो आप। एक छोटी सी बात सुने, अपन ने बालक और युवा और वृद्ध के बारे में पढ़ा था। तो वहां लिखा था कि वृद्धावस्था के अंदर जो व्यक्ति होता है वो जीर्ण शीर्ण घर की तरह होता है, और अगर तेज बारिश हो, ओले गिरे, आंधी आए तो टूट के गिर जाता है। इसको अपन थोड़ा सा वैसे समझते हैं। मान लीजिए कोई पौधा है, उसको टाइम पर पानी नहीं मिला और वो सूख गया, अब उस नष्ट होने वाला है, तो अगर अपन उसको कुछ देंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना जब उसको नीड थी उस टाइम देते। तो युवा अवस्था और मध्यम अवस्था में अगर रसायन का प्रयोग किया जाए तभी तो एजिंग जो है वो स्लो होगी। वृद्धावस्था में तो एजिंग स्लो करने का टाइम ही नहीं बचेगा, जितनी आनी थी उतनी तो आ गई। तो सुश्रुत के अनुसार जो रसायन प्रयोग का समय है वो ये है, पूर्व वैसी मध्यम। बाकी सबको भूलते हैं और सिर्फ इसकी बात करते हैं रसायन के प्रथम पाद की। अभ्य आम्लक, अभ्य कौन? हरित, और आम्ल की मतलब आंवला। ठीक, लिखो अग्रह इनके बारे में। हरित की किस में अग्रह? बोलो। अरे ऑनलाइन वालों, हरित की पथ्याना और आंवला वह स्थापना। ये अग्रह में पढ़ा था। इसका मतलब हरित की पथ्या, ये दोनों क्या है? पर्याय। ठीक, इसका एक और पर्याय भी लिखते हैं अपन, माता। हरित की क्या बोलते हैं?
माता, और आंवले क्या बोलते हैं? धात्री। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहां लिखा है देखो स्टार्टिंग में, सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद का प्रयोजन, चरक सुश्रुत लगभग एक ही, खाली सीक्वेंस चेंज। सुश्रुत में पहले लिखा है व्याधि परिमोक्ष, फिर लिखा है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण। जब चरक पहले लिखता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, फिर आतुर से विकार प्रशमन। तो सुश्रुत में नहीं जाएंगे, खाली रेफरेंस के हिसाब से बता दिया तुमको, वैसे सुश्रुत पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पेज पलटोगे तो पेज पलटते फर्स्ट कोटेशन जो आएगा उसके अंदर भेषज के पर्याय लिखे हुए। अब यहां पर भी एक क्वेश्चन है। पहली बात तो आचार्य चरक ने रसायन प्रथम पाद में भेषज के कितने पर्याय बताए? तो 9 पर्याय। नंबर क्या है इनके? 9। दूसरी बात सुनो, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ होना चाहिए और वह है भेषज और औषध का। भेषज 2 भेद, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इजीली आ जाएगा। विजिबल नहीं हो तो बता देना। स्वस्थ से ओजस्कर, और दूसरी है रोगनुत। ठीक है, पहली बात। दूसरी अभेषज, इसके भेद कितने? 2। कौन से? बाधन और सांबाधन। ठीक है, अब बात करते हैं औषध या चिकित्सा। इसके भेद कितने? बोलो। 3। कहां पढ़े थे? अरे कहां पढ़े थे? ऑनलाइन वालों। चरक सूत्र 11। एक तो उसका वो था अंत परिमार्जन, वही परिमार्जन। तीसरा शस्त्र प्राणी था। एक भेद तो ये थे, लेकिन इससे पहले 3 और भी तो थे। बस वही तो, या तो ये तीनों मान लो, या फिर देव विपाश्रय, युक्ति विपाश्रय और सत्वावच। ये 3 भेद में आते हैं। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि आयुर्वेद की संहिताओं में जगह जगह पर भेषज और औषध, इनके जो भेद हैं उनको जरूर अलग माना है, लेकिन कहीं भेषज को औषध बोल दिया, कहीं औषध को भेषज बोल दिया। लेकिन अगर भेदों की बात आएगी तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भेषज के भेद तो है 2 और औषध या चिकित्सा के भेद हैं 3। भेषज के 2 भेद ये रहे और अभेषज के 2 भेद। अभेषज की बात नहीं करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो भेषज 2, औषध 3। अब इसको देखो भेषज के भेदों में। स्वस्थ से ओजस्कर मतलब स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, तो इसके अंदर रसायनबाजी करना, ऐसा होना चाहिए ना। और रोग रुद का वर्णन चरक चिकित्सा 3 से लेके और लास्ट तक पढ़ते हैं अपन पूरी किताब। अब स्टार्टिंग देखो इसकी कोटेशन की, क्या लिखते हैं, याद करने 9 के 9 प्रिय सबको। चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। इसमें से कुछ भी एक आ जाएगा। जैसे पूछ लिया प्रायश्चित पर्याय है औषध का, भेषज का, ऐसे भेषज का कोई नहीं, तो फिर किसका है? भेषज का। फिर उसके बाद में आगे बढ़े तो राइट हैंड साइड पे, चलो इस किताब में राइट हैंड में नहीं, नेक्स्ट देखो इसी पेज पे, और जिनके पास पुरानी वाली है उनके राइट हैंड साइड में होगा ऊपर की तरफ। भेषज के प्रकार, भेषज के भेद 2, स्वस्थ से ओजस्कर 1 और रोग नुत 2। ये बात हो गई। अब एक लाइन लिखो, रस रत्न समुच्चय ने
भेषज के भेद 3 माने, बताया था मैंने, याद है? नहीं होगा, कोई बता सकता है ऑनलाइन वालों में से? यस, धातु, मूल और जीव, याद आया? धातु, मूल और जीव। मीनिंग समझने के लिए ऐसे लिख सकते हैं साइड में, पार्थिव, स्थावर और जांगम। इसने ओरिजिन के बेस पे लिख दिया, जितनी भी तरह की मेडिसिन मिलती है उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखो अगला कोटेशन क्या लिखता है? अभेषज के भेद। अपनी बात हुई थी अभी अभेषज के भेदों के बारे में, बाधन और सानुबाधन, है ना? अब बाधन की परिभाषा देखो, जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करे या अल्प उपद्रव करे उसे बाधन कहते हैं, जैसे सद्य विष। अब इसकी डेफिनेशन है ना, अल्प उपद्रव करे, इसको ऐसे समझना चाहिए कि उपद्रव करने का टाइम ही नहीं मिला। मतलब अभेषज का मीनिंग क्या हुआ? रोग उत्पादक कोई चीज है। बात समझ में आ रही है? मेडिसिन का एंटी क्या होगा? रोग उत्पादक कोई विषाणु या कोई सब्सटेंस होगा। तो वो 2 तरह के होते हैं, बाधन और सानुबाधन। बाधन वाला तुरंत बाधा उत्पन्न करता है, और जो तुरंत बाधा उत्पन्न करेगा वो कॉम्प्लिकेशन होने दे, सीधा मार देगा, जैसे विष। बात समझ में आई? फिर उसके बाद में जितना भी क्रॉनिक डिजीज होती है या जिनके अंदर धीरे धीरे डिजीज डेवलप होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल गर्विष, दूषी विष। क्या लिखता है? जो कालांतर में उत्पन्न करता है शरीर में बाधा, उसे सानुबाधन कहते हैं, जैसे दूषी विष। ठीक, नेक्स्ट अगला कोटेशन, स्वस्थस्य ओजस्करम यतु तद वृश्यम तद रसायनम। स्वस्थस्य ओजस्कर जो भेषज का पहला भेद था, उसके अंतर्गत कौन आता है? वाजीकरण और रसायन। आगे लिखता है, प्राय प्रायेण रोगानाम द्वितीय प्रशमन। अब मेरी बात सुना, इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश करना कि यहां पर चक्रपाणी और गंगाधर के बीच में कंफ्यूजन क्यों पैदा हुआ। ये बात क्लियर हो गई कि भेषज के 2 भेद हैं, स्वस्थ से ओजस्कर और रोगनुत है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको बोला था रसायन और वाजीकरण आते हैं, ये बोल रहा है। अब अगली लाइन क्या कहती है कि जो दूसरी वाली है वो प्राय करके रोगों के शमन में उपयोगी। अब इस दूसरी वाली में पंगा पड़ गया। कैसे? चक्रपाणी बोला कि यहां दूसरी वाली से तात्पर्य भेषज का दूसरा भेद है, और गंगाधर बोला कि यहां भेषज का भेद नहीं, स्वस्थ से ओजस्कर का जो दूसरा इसका है वो, सॉरी अबे रसायन, इसमें चेंज हो गया ना सीक्वेंस। तो यहां पर जो दूसरा है वो ये है। तो ये श्लोक आएगा, फिर पूछेगा द्वितीय से यहां तात्पर्य है, चक्रपाणी के अनुसार पूछे, तब तो द्वितीय से तात्पर्य क्या है? रोगनुत है, और ज्यादा सही तो यही है। लेकिन गंगाधर की टीका भी इंपॉर्टेंट है, और अगर गंगाधर के अनुसार इस लाइन में द्वितीय से अर्थ पूछे तो उसने टीका करी है कि रसायन के लिए बोला। ठीक है, रोगों के नाश के अर्थ। इसके विमर्शन देखो, समझ में आएगा। लिखता है, द्वितीय शब्द पर टीका करते हुए चक्रपाणी ने स्वस्थ से ओजस्कर और आर्तस से रोगनुत में दूसरा आर्तस से रोगनुत का ग्रहण किया, लेकिन गंगाधर ने वृश्य और रसायन में दूसरा रसायन ग्रहण किया। ये समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट, रसायन के गुण। जो एजिंग की प्रोसेस को रोकेगा वो रसायन। ठीक है, अब रसायन में आप देखना, आपको हर जगह यही दिखेगा, लंबी आयु, रोग रहित आयु। स्टार्टिंग देखो श्लोक की, अगर कोई भी श्लोक आए, यूजी वालों को याद करना, दीर्घ आयु स्मृति। अब दीर्घ आयु से पता चल गया रसायन की लाइन। फिर आगे और लिखा, मेधा आरोग्य तरुण वय, इससे भी पता चल रहा रसायन की लाइन। आगे लिखता है, देह इंद्रिय बलम परम, बहुत बार पीजी में आया हुआ है टुकड़ा। देह इंद्रिय बलम परम ऑप्शन आता है जठराग्नि, रसायन, ओज, शुक्र, एस। ठीक, दूसरी लाइन देखो लास्ट में, रसायन की परिभाषा सबको याद करनी है, यूजी पीजी कोई भी हो। लाभोपायो ही सस्ता नाम रस आदि नाम रसायनम। रस आदि धातुओं को लाभान्वित करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं। देखो रसायन का सिंपली मीनिंग ये है कि न तो माल न्यूट्रिशन जाए न ओवर नरिशमेंट। ठीक है, बैलेंस्ड रहे,
वही रसायन। और अगर बैलेंस रहेगा, एजिंग की प्रोसेस अपने आप टाइम से चलेगी, क्योंकि जो मेटाबॉलिक रेट है बीएमआर जिसको अपन बोलते हैं, वो प्रॉपर काम करेगी। रसायन की परिभाषा लिखकर की हिंदी में ये वही इसी लाइन का अर्थ है, याद करना। आगे बढ़े तो शारंगधर की एक लाइन आती है, रसायनम च तत् गेयम यत जरा व्याधि नाशनम। शारंगधर के अनुसार रसायन जरा और व्याधि का नाश करता है। शारंगधर ऑप्शन में नहीं हो तो फिर भाव प्रकाश करना। शारंगधर का काल कौन सा? बोलो, ऑनलाइन वाले बोलो। 13वीं। और भाव प्रकाश का काल कौन सा? भाव प्रकाश का काल 16वीं। अब ये तो इसके दादा से भी 4 दादा आगे का है शारंगधर। तो जब शारंगधर लिख गया तो इसने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए पहली दृष्टि में ये लाइन शारंगधर की मानी जाएगी। हाँ, महाप्रकाश में मिलती है ये लाइन, तो ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो फिर करेंगे रसायनम च तत् गेयम यत जरा व्याधि नाशनम। ये लाइन रसायन की किसकी है? शारंगधर की। चलिए आगे बढ़ते हैं और वाजीकरण के बारे में बात करते हैं। वाजीकरण द्रव्यों की परिभाषा, द मोस्ट इंपोर्टेंट अबाउट रेफरेंस। क्या? रसायन की परिभाषा कहाँ मिलती है? चरक चिकित्सा प्रथम अध्याय, इसको फिर ऐसे लिखते हैं प्रथम पाद, ठीक है। एंड अगर यही बात वाजीकरण के लिए भी पूछे तो आंसर सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसी बात में किसकी परिभाषा बता दी? वाजीकरण की। जबकि गलती क्या कर देते हैं कि कहीं वाजीकरण वाले में तो नहीं है, तो वहां नहीं है। वाजीकरण की परिभाषा यही है। क्या लिखता है देखो, अपत्य संतान कर, संतानदायक सद्य संप्रहर्षणम वाजीव अति बलो येन यात्य प्रतिहतम स्त्रिया भवत्य अति प्रिय स्त्रीना। आगे क्या लिखता है, जीर्यतो अपशयम शुक्र फल वेद्यन दृश्यते। और फिर ये इंपॉर्टेंट लाइन, एक मिनट, तीसरी वाली, ये अपत्य पद से संप्रहर्ष स्त्री से, इससे समझ में आ जाएगा शुक्र से कि वाजीकरण की। लेकिन ये लाइन जब आती है तो इंटरेस्टिंग होती है। प्रभूत शाख शाखी येन चित्तो यथा महानम भवत्य अर्चो बहुबतम प्रजा नाम सु बहु प्रजा। पहले पॉपुलेशन नहीं थी तो जानवरों वाला सिस्टम था, मतलब कि जिस कुनबे में जितने ज्यादा जीव होंगे वो उतना ही डोमिनेंट होगा। इसलिए जो ज्यादा संतानवान होगा वो पूज्य माना गया था। तो जिस प्रकार से एक पेड़ की कई ब्रांच होती है, फिर उसके आगे और ब्रांच, और तो वैसे पीढ़ियां होती है ना, तो बहु शाखा वाला जो पेड़ है वो पूज्य होता है। गांव में सबसे बड़ा पेड़ होता पीपल का, वो पूज्य होता है, ठीक। तो वैसे ये लाइन आ जाए किसके लिए? तो वाजीकरण। अब तो 2 ही शाखाएं है ना, 2 शाखाएं बहुत है, और हो सके तो 1। फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखो, यश श्री बल पुष्टि वाजीकरणम एवं तथे। देखो भाई, ये बोल रहा है इन चीजों का डिपेंडेंसी किस पे? वाजीकारक औषध। बोला संतान युक्त होगा तो यश श्री बल पुष्टि ये होगा। अब आप ऐसे याद रख लो, किसी बच्चे के नाम है यश श्री बलवीर बलवीर, जो भी याद करना हो कर लेना, ठीक है। तो लाइन याद रहनी चाहिए कि वाजीकरण की। नेक्स्ट अगला कोटेशन, कोटेशन से पहले एक विमर्श में जाएंगे अपन। कोटेशन नंबर 13-14 के विमर्श में आना। 13-14 का विमर्श कुछ लिखता है यहाँ पे। 13-14 यही तो है, 13-14 नहीं, हाँ 13-14 का, ठीक है। 13-14 का जो विमर्श है इसके अंदर कुछ लिखा हुआ है। लिखता है सूची कटाई न्याय से। मिला? ये क्वेश्चन आता है, सूची कटा न्याय क्या है? तो चरक ने रसायन का वर्णन
सूची कटा न्याय से क्या है? इसका मीनिंग समझो, दो तरह से मीनिंग समझ सकते। सुई और सब्जी की कुछ कढ़ाई होती है, बड़ी मान लो चाहे, तो उसके रेफरेंस में कढ़ाई के रेफरेंस में सूची तो बहुत छोटी है ना। उस तरह से पूरी इतनी बड़ी चरक सेकंड जो है उत्तरार्ध, उसके अंदर रसायन का वर्णन बहुत संक्षिप्त उस रेफरेंस में, इतनी बड़ी किताब। तो एक तो मीनिंग ये हो गया। दूसरा मीनिंग, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कढ़ाई कितनी भी बड़ी हो लेकिन सूची से उस पर क्या किए जा सकते हैं, स्क्रैच किए जा सकते हैं, उसका अपना प्रभाव। जो भी हो, मीनिंग में मत जाओ। चाहे सूची कटाई न्याय से किसका वर्णन हुआ है? रसायन का। किसने किया? चरक ने। यहां पर एक चीज आप लोगों को और ध्यान देनी है, रसायन के रेफरेंस के संदर्भ में। चरक, सुषुप्त, वाग्भट तीनों का लिख रहा हूं मैं। चरक आप लोग देख रहे हैं, चरक, चिकित्सा, यह हेडिंग है रसायन का वर्णन। रेफरेंस याद कर रहे हैं अपन। चरक चिकित्सा की स्टार्टिंग ही तो है पहला चैप्टर, ठीक। फिर सुश्रुत से जाएं तो कौन बताएगा? ऑनलाइन वाला में से पढ़ा रखा मैंने, जल्दी। सुश्रुत ने बोलो क्या? किसके लास्ट में है? नहीं, ये तो गलत बोल रही हूं मैं। किसके लास्ट में? अरे मूर्खों, सुश्रुत चिकित्सा के मध्य में। और वाग्भट में उत्तर स्थान के अंत में वाजीकरण का वर्णन। अब देखो, सुश्रुत संहिता के अंदर 25, 26, 27, 28 के आसपास है। ये 27 बोल रही, इसको रेफरेंस याद होगा। तो 25-30 के बीच में। अब टोटल चैप्टर चिकित्सा वहां 40 है, तो लगभग मध्य में हो गया सुश्रुत के रेफरेंस। चरक की स्टार्टिंग में और वाग्भट के उत्तर स्थान के अंत में। यहां पर वाग्भट में उत्तर तंत्र लिखा है, तंत्र काट देना। वाग्भट में उत्तर तंत्र नहीं होता, सुश्रुत में होता है उत्तर तंत्र। वाग्भट में उत्तर स्थान होता है, ठीक है। तो वाग्भट के तो उत्तर स्थान में के अंत में, सुश्रुत में चिकित्सा स्थान के मध्य में, और चरक के चिकित्सा स्थान के शुरू में रसायन का वर्णन। द्विविध रसायन लिखो, रसायन के भेद या रसायन के प्रयोग विधि दो। फर्स्ट, कोटि प्रावेशिक, एंड सेकंड वात तापिक। अब सुनना बात को, सिंपल करें, ये आईपीडी, ये ओपीडी, मतलब समझो। कुटी प्रावेशिक का मीनिंग ये है कि पेशेंट को रसायन सेवन करवाना है, एडमिट कर लिया तुमने, उसका खाना पीना रहना सब तुम्हारे कंट्रोल में, तुम डिसाइड कर रहे हो। और ओपीडी वाले का मतलब है च्यवनप्राश घर ले गया, खा रहा है, अपना काम कर रहा है। वात तापिक का अर्थ यही हो गया कि हवा और धूप के कांटेक्ट में है और रसायन सेवन कर रहा है। अब आप सोचो बेस्ट रिजल्ट किस में मिलेंगे? कुटी प्रावेशिक। लेकिन क्या कुटी प्रावेशिक जो है वो कॉमन हो सकती है? नहीं हो सकती। होती तो सब च्यवनप्राश के लिए डाबर वाले में एडमिट होते हैं पहले, है ना, सब घर लेके जाते हैं ना। तो कहने का मतलब क्या है कि विधि है दुष्कर, मतलब फॉलो करना मुश्किल है, लेकिन मोर एफिशिएंट है। बात समझ आ रही? ये सुलभ है लेकिन उतनी एफिशिएंट नहीं। विमर्श में कहीं कुछ लिखा होगा, हाँ ये रहा, देखो इसका विमर्श ही पढ़ते। पहले एक श्लोक पढ़ते, रसायनम द्विविधम प्रयोगम कुटी प्रावेशिकम वात तापिकम। फिर लिखा है स्वस्थ पुरुष के लिए रसायन और वाजीकरण का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों में रसायन का प्रयोग उत्तम है क्योंकि ये सात्विक गुणों से युक्त होता है, जबकि वाजीकरण रासिक होता है, इसलिए इसकी तुलना में अश्रेष्ठ। वाजीकरण अश्रेष्ठ नहीं है, अश्रेष्ठ होता तो वाजीकरण अष्टांग आयुर्वेद में थोड़ी होता। आयुर्वेद के 8 मुख्य अंगों में से,
अब बात चल पड़ी है तो एक और बात कर लेते हैं। किस आचार्य ने वाजीकरण को अष्टांग आयुर्वेद में सम्मिलित नहीं किया? ऑनलाइन वाले बोले किसमें अष्टांग आयुर्वेद में वाजीकरण सम्मिलित नहीं? काश्यप में। काश्यप पीडिया की किताब है एक तरह से पुराने जमाने की, और बच्चों में वाजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर काश्यप ने 8 पूरे कैसे किए? उसने क्या करा? अगत तंत्र और विश्व विज्ञान ये अलग अलग माने। ठीक है। किस ग्रंथ ने द्रव्य गुण को अष्टांग आयुर्वेद में माना, अष्टांग आयुर्वेद में सम्मिलित किया? किस ग्रंथ? बोलो। किसने किया? राजनिघंटु। राजनिघंटु ने अष्टांग आयुर्वेद में द्रव्य गुण को सम्मिलित किया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं विमर्श में ही अभी इसी 16वें कोटेशन के। तो ध्यान से देखना, मैं लाइन काउंट, अब इसमें लाइन का वेरिएशन हो सकता है, पर लाइन में कहीं देखना तुम 1 2 3 तीसरी लाइन पुरानी वाली किताब की, उसके लास्ट लिखा है सुश्रुत में स्पष्ट बताया है अथ सप्त पुरुषा रसायनम न उपयुज्य। लिखो औषध या रसायन के अयोग्य पुरुष। बोलो कितने? 7। कितने बताए गए? 7। इसकी डिटेल अपन वहां करेंगे, आगे सुश्रुत पढ़ेंगे जब। नेक्स्ट कुटी प्राविष्य की कुटी। चलिए देखते हैं क्या आता है कुटी के अंदर। ये तो वो सारी है, अभी तक जो पढ़ा वो सारी टेबल है। ये देखो सब कुछ है इसमें। भेषज के 9 पर्याय है, फिर भेषज के 2 भेद है, सस्ते से ओजस कर रोग होते, सस्ते से ओजस कर में रसायन वादीकरण, फिर अभेषज में बादन और अनुवादन, फिर रसायन में कुटी प्रवेश और वातापिक। अब बनाते हैं आईपीडी के लिए, पेशेंट को एडमिट करने के लिए कुटी। देखो यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ लिखा हुआ है कुटी प्रावेशिक से आदव विधि, मिला? इसके अंदर दूसरी लाइन में कहीं लिखा है दिशि पूर्व उत्तर से च सुभूमो। नगर से मतलब कौन है? ये नगर से पूर्व या उत्तर, मैं फोन पे बता दूंगा कैसे खेलेंगे आपको। नगर से पूर्व या उत्तर दिशा में कुटी बनानी है, मतलब सिटी है उससे या तो पूर्व या उत्तर दिशा में, पहली बात। दूसरी बात सुनो आगे क्या लिखता है नेक्स्ट लाइन के अंदर, त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचना। अभी सोचने वाली बात है, त्रिगर्भा सूक्ष्म लोचना क्यों कहा यहां पे? ये इसलिए कहा, ध्यान देना, अगर एक रूम है कोई ऐसा, ठीक है, फिर उसके अंदर एक और रूम है, फिर उसके अंदर एक और रूम है, तो 3 बैरियर हो गए। अब बाहर का टेम्परेचर सबसे अंदर वाले रूम को सबसे कम इफेक्ट करेगा। बात समझ में आई? ये कमरा है, इसकी एंट्री होती है एक और कमरा, उसके अंदर एक और कमरा, फिर तीनों दरवाजे बंद कर दो। सर्दी गर्मी बारिश बाहर आएगी, उसका सबसे कम इफेक्ट किधर आएगा? अंदर। ठीक, मतलब उसको एयर कंडीशनिंग करवानी बिना संचालन, वहां पर उस टाइम तो एसी वगैरह तो थे नहीं, हीटर थे, तो टेम्परेचर इक्वल रहे इसलिए त्रिगर्भ, और वो हाइपोक्सिया में नहीं चला जाए इसलिए सूक्ष्म लोचना। माइनर वेंटिलेशन के लिए भी उसमें सोर्स, ये क्वेश्चन है त्रिगर्भ सूक्ष्म लोचना। आगे लिखा घन भित्ति मृत सुख सुस्पष्ट नाम, मिट्टी की दीवार
मिट्टी की दीवार जो है वो उसका काम करती है, लाइक वो आता ना अपने जिसके बॉक्स के अंदर आइस वगैरह नहीं पिघलती, मैं नाम भूल रहा हूँ, फोम जैसा आता है। अबे कोई तो बोलो ऑनलाइन वालों, नाम भूल गया। हाँ वो पेप्सी का डब्बा। अबे क्या थर्माकोल बोलते, थर्माकोल बोलते, कुछ बोलते ना उसको। हाँ थर्माकोल, देखो ये पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं। तो थर्माकोल जैसा हो गया ये मिट्टी का काम, इसलिए ये मिट्टी वाली जो है दीवार बनाएगी। बाकी बनाते भी किससे? फिर क्या लिखता है, शब्द आदि नाम असस्ता नाम गम्य नाम स्त्री वर्जितम, इंपॉर्टेंट करना। यहां शोरगुल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए। तो शब्द आदि नाम और स्त्री वर्जित, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़े। अब उसको ले जा रहे रसायन का सेवन करवाने, तो उससे पहले क्या क्या प्रोग्राम होंगे उसके साथ, पेशेंट के साथ, देखो जरा। लिखता है अथो उदगयने शुक्ल, ये तुम जानते हो, उदान शुक्ल शुभ होता है आयुर्वेद के अंदर, कोई भी चीज अच्छी होती है वो उदान शुक्ल में करते हैं, ठीक है। तिथि नक्षत्र पूजिते मुहूर्त करनो उपेते प्रशस्ते कृतवापने, मिला? कृतवापने मिला मतलब शुभ तिथि विधि के अंदर। कृतवापने मतलब ऊपर से खेत खाली कर दिया, साफ, जीरो कटिंग, ठीक है, बाल हटा दिए सारे। फिर दूसरी लाइन के अंदर विधुयम मानसान दोषान मैत्री भूतेषु चिंतन, मिला? ये जो भी देवता है या उसके कोई दोस्त वगैरह है वो सब उसकी मंगल कामना करे या देवताओं से अर्चना वर्चना करे। ऐसा कोई युद्ध लड़ने तो जा नहीं रहा, च्यवनप्राश खाएगा वहां बैठ के, है ना। फिर उसके बाद में एक हेडिंग लिखी हुई है, रसायन से पहले शोधन। थोड़ा सा हल्का सा मॉडर्न की तरफ चलते हैं, ठीक रहेगा। जिस मान लीजिए ये जीआई वाला पोर्शन ऐसा ही बना रहा हूं यार, गलत होगा लेकिन फिर भी समझना। अब होगा क्या कि ये जो अपर जीआई है इस पूरे के अंदर थिक म्यूकस है ना, और मान लो कि पेशेंट में शोधन कभी जिंदगी भी नहीं कर पाया, तो जो इंटरनल मार्जिन है इसकी स्टमक की, ये वाली, ये पूरी म्यूकस कोटेड होगी। और म्यूकस जब बहुत ज्यादा होगा तो भोजन के साथ में नीचे तक भी कोटिंग हो जाएगी इसकी, ये इस तरह से अंदर से, और ये भी, ठीक है। अब तुम चाहे उसको सोना हिला दो, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। अब तुम चीज दे रहे हो बहुत अच्छी, पेशेंट पे असर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब उसकी बॉडी में जा ही नहीं रहा, बात समझ आ रही? तो फिर क्या करें, करना क्या, इसको हटाना है। ये हट गई, ये तो पेन से हट गई, यहां किससे हटाएंगे? हरित के आदि शोधन योग से। कैसे हटाएंगे देखो जरा। अब अपने को क्या करना पता है, अगर पेशेंट को बोल दिया कि तेरा पूरा पंचकर्म करवाना पड़ेगा पहले, तो भाग जाएगा। 1 महीने का पहले बोला था कि भर्ती रखेंगे, अब तुम बोल रहे हो कि इसके जैसा बनने के लिए 1 महीने और रहे, या पंचकर्म को 4 महीने भी खींच सकते हो, 5 महीने साल में कोई तुम्हारे पास भर्ती नहीं रहेगा, ठीक। तो उसके लिए शॉर्टकट निकाला, वो शॉर्टकट ये है, जो हरित के आदि योग है वो शॉर्टकट है। देखो क्या क्या लिखा हुआ इसके अंदर, इससे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी वालों का फेमस पैरा है हरित के आदि कंटेंट जो है, और बहुत बार बीच वगैरह में पहले आ चुका। मार करना जो जो बोल रहा हूं, हरित की तो पक्का होगा। सैंधव आंवला, त्रिफला में से कौन नहीं है? विविध की नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद में आगे देखो, यूजी में 2-3 बार क्वेश्चन आया था कि हरित के आदि शोधन योग के घटक लिखो, 2 नंबर में आता है। फिर उसके बाद में आगे क्या लिखता है, वचा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पीजी के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है। फिर उसके बाद आगे लिखोगे जाओगे तो पिपली, फिर आगे लिखोगे तो विश्वभेज। इन दोनों में मरीज जोड़ने पर ये क्या बन जाता है, त्रिकटु। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, त्रिफला में से तो विविध की नहीं, और त्रिकटु में से मरीच नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी लाइन के अंदर लिखा पिभेद उष्णम्बुनाम। अगर क्वेश्चन आए कि हरित की आदि शोधन योग का अनुपान क्या है, उष्णम्बु, और बहुत बार आया हुआ।
तीसरी संसर्जन कर्म के लिए यावकम दद्यातम, और यहां पर सारा गुड़ गोबर हो गया। कैसे हुआ सुनना, मैं तुमको जब से किताब शुरू हुई तब से पढ़ा रहा हूं। यव बराबर अच्छा, यवक बराबर बुरा, है ना। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि हरित की आदि शोधन योग के बाद में चरक ने संसर्जनार्थ किसकी बनी हुई यवक उपयोग की, तो फिर यवक की ही करनी है। और यवक भी हो और यावक भी हो तो फिर यावक के साथ जाना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये यव का एक भेद होता है यावक, ये निकृष्टम वाले का भेद नहीं होता है यवक, तो आप यावक के साथ जाना। एक एक मात्रा का फर्क है इसमें, और इसमें कुछ फर्क है। ये सेम है कि अलग है, बोलो। अलग है। पहले वाला क्या है, पहले वाला बोलो, पहले वाला पहले वाला, अबे पहले वाला क्या है, मुलेठी। दूसरे वाला महुआ, मधुक, है ना। इनके बॉटनिकल नाम अलग है, दोनों चीजें अलग है। मैंने आपको चरक संहिता के अंदर दातुन पढ़ाई थी। वाशुश्रुत के अनुसार 4 प्रकार के रस दातुन में उपयोगी थे, मधुर, कटु, तिक्त, कषाय। मधुर दातुन में उसने श्रेष्ठ दातुन किसकी बताई थी? यस, ये था वो। और अभी आया था कल परसों बीच वाले पेपर में, देखा होगा ना, मैंने डाला था ना। पेपर देखा ही नहीं, अपने क्या करना उससे ऐसा। मधुक श्रेष्ठ मधुर दातुन है सुशुद्ध के अनुसार। दातुन पढ़ी होगी ना, चलो तुम बताओ मुझे, मैं लिखता हूं। देखो चरक के अनुसार दातुन में कौन कौन से रस थे, 4, 5, 6, मतलब कटु, तिक्त, कषाय। और सुश्रुत के अनुसार क्या थे, 1 + 4, 5, 6 ऐसा था। एंड वाग्भट के अनुसार सेम एज चरक, मतलब कटु, तिक्त, कषाय। ठीक, इसमें ये 4 रस बताए थे दातुन के लिए। तो मधुर की एक श्रेष्ठ बताई थी, कटु की एक श्रेष्ठ बताई थी, तिक्त की एक श्रेष्ठ बताई थी, और कषाय की एक श्रेष्ठ बताई। मधुर वाला तो हो गया महुआ, कटु, तिक्त, कषाय। कटु बता फटाफट, कटु। ये कटु हो गया करंज। तिक्त बता, तिक्त हो गया निम्ब। अब जो बच गया वो बता, लास्ट वाला कषाय। कौन, खदिर। ये मिलान करने में गाया था, ठीक है। ये श्रेष्ठ दातुन है सुश्रुत की। और अब जल्दी से तुम बता दोगे, दातुन जो है ना उसकी लंबाई कितनी, कितनी, 12। आजाद वाली ट्रिक थी ना, अंजन शलाका 8, जीवन निर्लेखनी 10, दातुन 12। चलिए, उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है कि हरित के आदि शोधन योग की मात्रा कितनी। देखो यहां पर मात्रा नहीं दी हुई है, लेकिन रसायन के इसी चैप्टर में अपन वो पढ़ेंगे, एक हरित के आदि योग और पढ़ेंगे, तो उसकी मात्रा 1 तोला दी हुई है। तो अगर इसकी भी पूछे तो फिर 1 तोला है इसकी प्रयोग, 1 तोला प्रयोग मात्रा है। तो किसी खास बातें रिपीट कर रहा हूं। और इसमें क्या नहीं है, विभीत की और मरीच नहीं, मतलब समझे, चरक की धुलाई में विम नहीं, धुलाई तो है। एग्जाम्पल भी देगा अभी, गंदे कपड़े वाला, तो चरक विम बाहर से नहीं करता। ये हरित के आदि शोधन विभीत की नहीं है, त्रिफला में से, मरीच नहीं है, त्रिकटु में से, लेकिन वचा है, ये तो नहीं है, और वचा है, ठीक है। और अनुपान क्या है, उष्णांक। ये याद करने जैसी बातें थी। एक बार क्वेश्चन आया था बीच में 2014 में कि रसायन का पूर्व कर्म क्या, आंसर क्या, संशोधन।
यही तो हो रहा है, इससे गया। क्वेश्चन था रसायन का पूर्व कर्म क्या है, तो शोधन है, मतलब उस पे डिपेंड करता है, पर्पज पे। जो प्रधान थे वो अप्रधान हो गए। पंचकर्म के संदर्भ में तो पूर्व कर्म स्नेह स्वेदन और प्रधान में वमन विरेचन, यहाँ वमन विरेचन क्या हो गए, पूर्व कर्म। और सैम है सुश्रुत में, वहां पर शल्य कर्म प्रधान कर्म है, और पहले वह पंचकर्म सारे किस में आ जाते हैं, पूर्व कर्म में। और विकृतापाम और कॉस्मेटिक जितना भी होता है वो सारा किस में चला जाता है, पश्चात कर्म में, बैंडेज वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह। ठीक, डिपेंड करता है हमेशा। चलिए अब हरित की पे आते हैं, देखना जरा क्या है हरित की। हरित की एंड आंवला, बोलो क्या खास बात, सेम क्या, 5 रस, कौन सा एब्सेंट है, लवण नहीं है। और डिफरेंस क्या है हरित की और आंवला में, उष्णवीर्य और ये शीतवीर्य। लेकिन प्रैक्टिस के अंदर ये देखा गया है कि जितने भी पित्त रोग से पीड़ित रोगी हो, गैस्ट्राइटिस के, अल्सर की, उनके अंदर आंवला के जो योग है उनको अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर दो तो बहुत ज्यादा चीनी मिला के। रीजन क्लियर है कि जो आंवला अभी आता है वो पक्व नहीं है, और अगर पक्व आंवला की कल्पनाएं बने जाए तो सड़ जाती, काम नहीं आती, और उनके रिजल्ट भी नहीं आते जिन पर्पज के लिए वो बनाई जाती। तो आंवला वैसे तो शीत बोला है, लेकिन ये बहुत खट्टा होता है। इवन ज्यादा कच्चा होता है ना वो तो कड़वा लगता है, लेकिन वो कड़वा नहीं होता है, वो इतना एक्सेसिव खट्टा होता है कि उसके अंदर अपने को खारापन लगता है। एक एग्जांपल आपको मैं दूं इसका, HCl रिफ्लेक्स आता है जिन पेशेंट को, GRD वालों को, उनको पूछना, वो बोलेंगे मेरा मुंह खारा रहता है, ऐसा बोलते हैं, पेशेंट हिस्ट्री ही देगा, मुंह खारा रहता है मींस GRD। हाँ, कभी कभार ज्वर के पूर्व अवस्था में भी मुंह में कसैलापन होता है, लेकिन वो डिफरेंट होता है GRD, उसमें रूटीन में रहता है। और GRD वालों के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम और है, उनको पूरे दिन खांसी चलती है विदाउट एनी रेस्पिरेटरी कॉज। खाना खाने के 2 घंटे बाद में खांसी बढ़ जाती है, बुद्धि लगाओ, क्या खाना खाया मतलब मधुर अवस्था पाक, 2 घंटे बाद अम्ल अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक भोजन विदग्ध अवस्था में, विदग्ध अवस्था मतलब पित्त बढ़ रहा है, और उसी टाइम उनके खांसी बढ़ जाती है और एपिगैस्ट्रिन बनने की स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सीधा सा मीनिंग क्या हुआ कि जो भी रोग है इसका पैथिक भेद है, क्योंकि भोजन के पचने पर बढ़ता तो वातिक होता, करते ही बढ़ता तो कफ हो जाता, बीच में है, इसका मतलब पैथिक है। दूसरी बात खांसी है, तो ये आंसर बन गया क्या, पैथिक कास। और आप पढ़ेंगे अपन चिकित्सा स्थान में, पैथिक कास मतलब लाइन लिखी हुई है, प्रथम कास मानश्च, कंटिन्यूस कफ मतलब कंटिन्यूस खांसी चलती रहती है, ये उसका सिम्टम। तो कहने का मतलब ये है कि आंवला का प्रयोग पैथिक रोगों में आप अपने बेस पे अवॉइड कीजिए। हालांकि आंवला और मुलेठी का चूर्ण अम्ल पित्त के अंदर, जितने भी पेशेंट आपके ओमेप्राजोल या रेंटिडीन खाते हैं, उनको अगर आपको ओमेप्राजोल रेंटिडीन छुड़वानी है तो वेरी सिंपल, खाने से 1 घंटा पहले उनको 3 ग्राम आंवला 3 ग्राम मुलेठी मिला के दे दो, और जैसे ये मिलते हैं तो अमृत बन जाते हैं, क्योंकि वो मधुर है, इसके पित्त बढ़ाने वाली प्रवृत्ति को पूरी तरह से दबा देती है। फिर ये पूरा वीर्य से काम करता है, तो ठंडापन लाता है। तो रस मैनेज कर लिया मुलेठी ने, वीर्य और विपाक यहां से मैनेज गया। चलिए हरित की पढ़ते हैं। हरित की पंचरसाम उष्णम अलवणम, पक्का पता चल गया, 5 रस उष्ण वीर्य लवण रहित। शिवाम, शिव मतलब कल्याणकारी, दोष अनुलोमी लेग्स्टिव है, दीपन पाचनी उष्ण वीर्य से है, और ये वो लाइन जिसकी मैंने आपको बताई थी वहां पे, वैस स्थापनी पर, वै स्थापना नाम अग्रह, कौन बोलो, आंवला, लेकिन इन्वर्टेड कोमा में टुकड़ा आ जाए तो हरित की। सर्वरोग प्रशमनी, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरी लाइन के अंदर देखो क्या लिखता है, उदावर्त, उदावर्त के अंदर अपान वायु वेगुंड होकर ऊपर की तरफ जाती, ये अनुलोमन करवाएगी,
विरेचक है ना, तो उदावर ठीक करेगी। फिर लिखा है शोष, इस पे मार्क करना शोष, ठीक। फिर अगली लाइन, हृदय रोग शिरोरोगम अतिसारम अरोचकम, ये डायरी में लिखना कि ये हरित की लाइन। फिर उसके नीचे देखो कामला मिला, फिर तमक, फिर क्लिप मिला। अब ये क्यों करा है, क्योंकि जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे और फिर तुम जब इस लाइन को पढ़ोगे तुम मेरे पास आओगे कि ये क्यों, आप तो बोल रहे थे कि ये वैसे होती है। तो फिर यहाँ आते हैं कामला पे, उष्ण वीर रहे तो कामला में क्यों दे रहे हैं, बहुत क्लियर आंसर, क्या कामला पित्त अवरोध, मतलब संग टाइप का श्रोतो दुष्टि, और ये रेचन करवाती है विरेचन, तो क्या होगा पित्त का शमन, इसलिए प्रयोग करेंगे। प्रेफरेबल है लेकिन प्रियोरिटी में नहीं है, पर यूज तो होता है ना। फिर उसके बाद में आते तमक पे, तमक श्वास की एक लाइन आती है, वात श्लेष्म हरेर युक्तम तम केतु विरेच, वात कफ नाशक औषधियों से क्या करवाना चाहिए, विरेच, क्या करवाती है विरेच। तीसरा क्लिप, मैं आपको पहले भी बोला था, 15वां-16वां पढ़ाया था सूत्र में तब, कि विरेचन और निरुबस्ती का काम लगभग एक जैसा ही होता है, दोनों ही लोअर जीआई को शुद्ध करती है, उनको क्लीन करती है, ठीक है। अब क्लेब्बे के जो रोगी होते हैं ना, उनके अंदर निरुबस्ती के बहुत अच्छे रिजल्ट है, बात समझ में आ रही। क्लेब्बे मतलब स्पर्म काउंट कम है, बात समझ आ रही। तो और नपुंसकता मतलब लॉस ऑफ लिबिडो, दोनों फर्क है, दोनों चीजें डिफरेंट है। तो क्लेब्बे जो है उसके अंदर काउंट बढ़ती है निरुबस्ती से, और अगर द्रव्य सही से चूज किए जाए, एक्चुअली क्या निरु कभी अकेली नहीं लगती, अनुवासन अल्टरनेटिव चलती है, लेकिन निरुबस्ती से पहले कोष्ठ शुद्ध होगा तब जाके अनुवासन एब्जॉर्ब होगी। और ऐसे पेशेंट देखे बहुत सारे इनफर्टिलिटी के, जिनके अंदर निरु और अनुवासन बस्ती के साथ में मेडिसिन चलाने से वो चीजें हो गई जो सर्जरी से भी नहीं हो सकती थी, क्योंकि कॉन्जेनाइटल थी प्रॉब्लम। सर्टोली सेल्स जो है वो स्पर्म का प्रोडक्शन ही इतना कम करती थी, लेकिन निरुबस्ती ने, चूंकि वात का स्थान है, स्पेशली अपान का, वैसे पांचों वात का स्थान मानो, क्योंकि वायु का स्थान पहले की रीजन के आसपास होता है, बस्ती दोनों देंगे तो क्या होगा, वात का शमन। और अगर किसी धातु का क्षय है, पक्का वात कारण या वात वृत्त है, तो शुक्र क्षय है एक तरह से, तो यहां निरु अनुवासन काम करती है। तो ऐसे पेश में बहुत, तो इसलिए यहां पर क्लिप लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरी चौथी लाइन लास्ट वाली, श्रोतो विबंधान विविधान, निश्चित रूप से श्रोतों का विबंध तोड़ेगी हरित की। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे बढ़ो उससे पहले एक चीज लिख लो, लिखो शारंग दर के अनुसार लगातार सेवन करने से हरित की शुक्र शोषक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड कॉमन क्वेश्चन, होती है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से, क्या है कि हरित की पाउडर का यूज चूर्ण रूप में विरेचन के लिए कोई नहीं पीता, और उस पेशेंट को दे सकते हैं जिसके अंदर मेद कप बहुत बड़ा हुआ और कॉन्स्टिपेशन हो, तो आप दे सकते हैं। रीजन क्या है, हरित की अल्टीमेटली करती क्या है, शरीर में से द्रव्यांश को बाहर निकाल देती है, तो द्रव बाहर जाएगा उतनी अंदर ड्राइनेस आएगी, समझ रहे हो बात। और अल्टीमेटली उस ड्राइनेस की वजह से अंदर की जो जीआई वाले पार्ट है वहां हार्ड स्टूल की कोटिंग हो जाती है। जैसे ही कोटिंग हुई स्टूल की, तो जो खाना वो खा रहा है उससे रस से लेके शुक्र बनता ही नहीं। रस तो बन गया लेकिन रस से रक्त नहीं बन पा रहा प्रॉपर। तो खाना प्रॉपर है, डाइट प्रॉपर है, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं। इस वजह से रस से लेके क्रम से आहास होते होते शुक्र तक चला जाता है, तो शुक्र क्षय हो जाता है। शुक्र का शोषण करती है, विशोष इसका कर्म। इसलिए सबसे फेमस योग है हरित की का, क्या, एरंड भ्रष्ट हरित की। अब तुम मजे की बात देखो इसमें, एरंड मतलब ऑयल है, तो ये हो गया स्नेह। और एरंड की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, सबसे टॉप प्रॉपर्टी क्या, विरेचक।
श्रेष्ठ विरेचक तेल कौन सा? अरंड तेल। अब यहां पर एक ऐसी चीज मिलानी थी जो इसके लैक्सटिव वाले कैरेक्टर को छेड़छाड़ नहीं करे, लेकिन इसके ड्राइनेस वाले कैरेक्टर को ठीक कर दे। तो जो कैस्टर ऑयल है वो खुद भी विरेचक है और स्निग्ध भी, इसलिए ये टैबलेट सबसे ज्यादा चलती है आज के टाइम। जितने भी विबंध के पेशेंट होते हैं उनमें अपन यही प्रेफर करते हैं। त्रिफला से मैनेज नहीं हो रहा है तो ये दो, इससे मैनेज नहीं हो रहा है तो तिक्त घृत का विरेचन कराओ। और तिक्त घृत का विरेचन क्या? तिक्त घृत तो आप उस पेशेंट को लंबे टाइम तक चलाओ, क्योंकि उसकी जो लोअर जीआई है ना, उसके अंदर ड्राइनेस इतनी ज्यादा है कि स्नेहांश देने के बाद में भी कोटिंग हट नहीं रही। तो उसकी वजह से पेशेंट साथ 2-3 प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट तो अगर फीमेल है पेशेंट तो उसके अंदर एनीमिया हो जाएगा। दूसरा, एनीमिया होती साइकिल बिगड़ जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा उसका ड्यूरेशन। तीसरा, साइकिल डिस्टर्ब होते ही पीसीओडी की तरफ चली जाती है। एंड चौथा, सीवियर कॉन्स्टिपेशन के केस में पाइल्स फिस्टुला भी एज ए कॉम्प्लिकेशन उसमें हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिपेशन जो है वो जनरली क्या होता है, एलोपैथी के डॉक्टर हिस्ट्री में कंसीडर करते नहीं है इसको, लेकिन अपन आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। अपना पहला सवाल ये होना चाहिए पेट साफ होता है कि नहीं होता सही से। मैं आपको बताऊं, जो लो बैक पेन के पेशेंट आते हैं ना, सियाटिका के या जिनके कमर में दर्द रहता है, उन पेशेंट में से मैंने ये देखा है 70 से 80% पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है। क्यों? लो बैक पेन किसको होगा? सिटिंग जॉब ज्यादा है जिसकी, उसको होगा। और जिसकी सिटिंग जॉब ज्यादा है उसकी आंतें पक्की गड़बड़ होगी। अब होता क्या है कि एक तरफ से तो जो ये आपकी है, मान लेते हैं कि ये दो वर्टिब्राज है, इनके बीच में स्पाइनल वो वर्टिब्रल कॉलम बीच में ये है स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, निकलती है नर्व, उसकी रूट्स निकलती। अब ये दूसरी वर्टिब्रा इस तरह से, अब इसका और इसका, इन दोनों के बीच में इसकी एक रूट निकल रही है। ये इसका सेटिंग जॉब है, इसकी वजह से स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते अपन बोलते हैं कमर अकड़ जाती है। जिसको वो अकड़ती तो नीचे लिए प्रोलॉन्ग्ड अगर अकड़ी हुई रहेगी तो क्या होगा, यहाँ स्वेलिंग आना शुरू होगी। और जैसे यहाँ स्वेलिंग आएगी, यहाँ का ये जो गैप है इन दोनों के बीच का वो और कम हो जाएगा, तो नर्व और दबेगी और पेन होगा। और तो और ये नर्व जहां जा रही है उस पूरे एरिया में पेन होगा। बात समझ रहे हो? अब यहां पर एक और चीज है जिसकी वजह से पेशेंट जल्दी ठीक हो सकता है और जल्दी खराब भी हो सकता है, वो है कॉन्स्टिपेशन। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर या इंटेस्टाइन के अंदर का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वर्टिब्रल कॉलम को प्रेशर करेगा वो एंटीरियरली। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर जो मिड पार्ट है जीआई का, वहां पर वो साफ नहीं हो रहा पेशेंट का प्रॉपर, स्टूल से फिल्ड रहती है वो, तो उस कंडीशन में जो एरिया है वो तो फिक्स है, तो प्रेशर किस पे आएगा? इधर वर्टिब्रल कॉलम पे, बाहर की तरफ आएगा एब्डोमिनल वॉल पे, और लेटरली भी लेटरल साइड की जो पोर्शन है उस पे। लेकिन जो पहले से ही दुखी है, जगह कम पड़ रही है, उस पे और प्रेशर आया तो और पेन बढ़ेगा। तो ऐसे पेशेंट में जैसे आप लैक्सेटिव देते हो पेशेंट को रिलीफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जीआई क्लियर होती है, एक तो उसको रेस्टलेसनेस खत्म हो जाती है। बात समझ आ रही है? दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस टाइम पर अगर पेशेंट को लोकल एप्लीकेशन दे दी जाए और साथ में वात शामक चिकित्सा कर दी जाए तो स्वेलिंग रिलीज हो जाती है। स्वेलिंग रिलीज होते ही स्पेस बन जाता है। और फिर आप पेशेंट को क्या बोलते हो, एक दो फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज होती है वो बता दो। उनसे क्या होगा कि ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, दिन में एक बार हिल जाएंगे, मतलब अपनी अपनी पोजीशन में आके वापस सेटल हो जाएगी। इन सब कारणों से उसका लाइफ स्टाइल का तरीका हो जाएगा। उसे पता है मुझे 10 घंटे अगर कुर्सी पे काम करना है तो सुबह ही एक्सरसाइज करनी है, काम के बीच में 2 घंटे बाद में एक 5-10 मिनट का गैप लेना है, खड़े होकर चाय पी के आनी है, शाम को मुझे सोने से पहले ये करना है, और वो सर्जरी से बच जाएगा। नहीं तो एमआरआई रिपोर्ट आती है, सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्या सर्जरी करोगे आप? एक वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कोई नर्व रूट है वो प्रेस हो रही है, आपने उसको बोन को काटा, वहां से फ्री कर दिया, वो पेशेंट गया घर, 4 साल बाद में दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है, वहां से डिस्क कोलैप्स हो गई। तो जो पोस्चरल है कॉज, इसका पोस्चर की वजह से प्रॉब्लम है, तो फिर पोस्चर सही करते हैं ना। नहीं तो एक एक वर्टिब्रल कॉलम को काटते जाएंगे तो उसके तो कितने ऑपरेशन हो जाएंगे, 26-27 हो जाएंगे। ठीक? तो कहने का मतलब ये है
कि कॉन्स्टिपेशन के अंदर अरण भ्रष्ट हरितकी तिक्त घृत से विरेचन और मैं क्या बोला त्रिफला, ये प्रयोग किए जा सकते हैं। हरितकी के गुणों के बाद में नेक्स्ट अपन इसके विमर्श में चले तो हरितकी के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी। जैसे मैं आपको बताऊं, विमर्श में चलो इसके 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन लिखा आम्लक वय स्थापना। फिर उसके बाद में आगे जाओगे तो 2 लाइन छोड़ के लिखा हरितकी के भेद, विजया, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्या, जीवंती, चेतकी, पथ्याया सप्त जाति। कितनी जाति होती है इसकी? 7। ठीक है। और श्रेष्ठ कौन सी? विजया। सुकुमारों में प्रयोग करने योग्य कौन सी? कौन सी? सुकुमारों में प्रयोग कौन सी करते हैं ऑनलाइन वालों? चेतकी। कौन सी? चेतकी। और किसकी छाया में बैठने से भी विरेचन हो जाता है? चेतकी। ठीक है। अब यहां कुछ लिखा हुआ देखो, शेप लिखी हुई इनकी, ये वहां शायद मैंने मेंशन नहीं करी थी। अलाम्बु व्रता विजया, अलाम्बु जैसी विजया। व्रत रोहिणी। पूतना अस्थिमती सूक्ष्म, छोटी जिसमें गुटली होती है वो पूतना। फिर मासला अमृता, पंचरेखा अभ्या, जीवंती स्वर्ण वर्णिनी, त्रिरेखा चेतकी। मिला? भाव प्रकाश निघंटु को क्या बोलते हैं? हरित के आदि निघंटु बोलते हैं। ठीक है, ये तुमको पता होगा। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो मैंने उसके अंदर सिर्फ हिंदी लिख रखी थी तुम्हारे नोट्स में। यहां पर वो श्लोक भी दे रखा है, लिखा है चर्विता वर्धित अग्नि। अगर तुम हरितकी को चबाते हो तो वो अग्नि वर्धन करती है। प्रेषिता मल शोधनी, पिष्टी बना के देते हो तो मल शुद्धि मतलब विरेचन करवाती। स्विन्ना संग्रहण, द मोस्ट इंपोर्टेंट वन, अगर बॉइल कर दिया तो कॉन्स्टिपेशन कर देगी। एक ही मेडिसिन है ना। वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड है कि उसका इफेक्ट क्या आएगा। एंड भ्रष्टा प्रोक्ता त्रिदोष नुते, क्या नाम है पूरा? एरंड भ्रष्ट हरितकी, साथ में त्रिदोष आमद भी हो गई। तो ये तय रहा कि चबाने पे अग्नि बढ़ाती है, पेशिता मलशोधनी, सिन्ना संग्राहिणी और भ्रष्टा त्रिदोष नुते। कौन? हरितकी। आगे बढ़ते, आगे बढ़ोगे तो हरितकी के अयोग्य दिए, और यहां से भी कॉमन क्वेश्चन है, आता रहता है, आप ध्यान देना इस चीज पे। और वाग्भट वालों का भी डिस्कस करेंगे, विमर्श वालों का। क्या लिखता है देखो, अजीर्ण, मार करना, अजीर्ण वाला तो समझ में आ जाए। फिर लिखा है रुक्ष भोजन, स्त्री मध्य विष्कर्षित। अब ध्यान से देखो तो ये तीनों एक जैसे ही है। जो माल न्यूट्रिशन में है पहले से, उसमें हरितकी दोगे तो मर जाएगा ना, ये तो रेचन करवा देगी उसका, है ना, क्योंकि शोषण भी तो कर्म है इसका। फिर उसके बाद में आगे लिखा है सेवेर न अभ्याम एते शुद्ध तृष्णा अर्दित, भूखे प्यासे को भी नहीं देनी। प्यासा अगर ये ले लेगा तो लूज मोशन की वजह से और डिहाइड्रेशन हो जाएंगे उसको। और भूखे को क्यों दोगे? जब जीआई में कुछ है ही नहीं तो सिर्फ गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट करेगी, रेचन के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो विमर्श में चलते हैं। विमर्श के अंदर दूसरी लाइन क्या लिखता है? पित्त अधिक को 1, गर्भवती नारी 2। याद करना, गर्भवती इसके अयोग्य में है। ठीक है। फिर आगे कहीं लिखा हनु स्तंभ 3, नव ज्वरे 4, और वापस और लिख दिया गर्भिण्य। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मार्क किए हैं वो याद करना है कि हरितकी के क्या है? अयोग्य। ठीक है। यहां पर आते हैं तो एक कोटेशन छोड़ के अगला कोटेशन नहीं, चलो ये भी पढ़ लो। तो नेक्स्ट वाला कुछ नहीं, वही है कि हरितकी और आंवला एक ही, खाली वीर्य विपरीत होता है। यानी युक्तानी हरितक्या वीर्य से तू विपर, बाकी रस तो 5 ही थे। इसका शीत है आंवला का वीर्य और उसका उष्ण था, इतना ही डिफरेंस है। अगली लाइन हरितकी आंवला दोनों के लिए क्या कहता है, सुनना ध्यान से। अतश्च अमृत कल्पाने विद्यात कर्म भीर दृश्य हरित का नाम शस्या भीषण आम्लक। ये शस्यानी शब्द है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ये लाइन वो देता है, पूछता है या शस्यानी से तात्पर्य, आंसर करना है बीज रहित फल। मतलब हरितकी और आंवला को हमेशा गुठली निकाल के यूज करना। शस्यानी का तात्पर्य क्या है? बीज रहित फल। नेक्स्ट
प्रथम योग इसका, प्रथम ब्रह्म रसायन। अब ये प्रथम ब्रह्म रसायन से अपन पढ़ेंगे कल। अभी थोड़ा डीजीएट 10 ड्रग जो है वो देख लेते है ना। ये आज जो पढ़ा वो कल पढ़ गया ना, इसमें थोड़ा क्या क्लिनिकल पोर्शन था नहीं, तो एक्स्ट्रा बातें जो है वो करनी पड़ी, नहीं तो याद नहीं रहता। ठीक है, एक बार अटेंडेंस करना भाई। ठीक बात है, डीजी पढ़ते हैं। जिसको इंटरेस्ट हो, यूजी वाला कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता, नहीं तो पीजी वालों की तो मजबूरी है।